हेलो फ्रेंड्स एंड प्यारे स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड इंडिया के अंदर करंट ट्रीटमेंट गाइडलाइन एड्स की। जो एड्स के जो करंट ट्रीटमेंट गाइडलाइन चेंज हुई है बच्चों में, एडल्ट में, न्यूबॉर्न बेबी में एंड पोस्ट एक्सपोजर हेल्थ वर्कर यदि एक्सपोज हो जाए तो उनको एड्स की क्या ट्रीटमेंट गाइडलाइन अपन फॉलो करते हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं इंडिया के अंदर एड्स का पहला केस 1986 के अंदर 1986 में देखने को मिला था चेन्नई एंड तमिलनाडु में। चेन्नई और तमिलनाडु के अंतर्गत फीमेल सेक्स वर्कर के अंदर पहला एड्स का केस देखने को मिला था इंडिया के अंदर। और देखते ही देखते एक साल के अंदर यानी 1987 एक साल के अंदर ही 150 से ज्यादा एड्स के केसेस इंडिया में नोटिफाई होने लगे। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेप उठाया और 1987 में ही नेशनल एड्स कंट्रोल कमेटी बना दी गई थी। नेशनल एड्स कंट्रोल कमेटी बनी थी 1987 में ही नेशनल एड्स कंट्रोल कमेटी का निर्माण हो गया था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1992 में 1992 के अंदर नाको बनाया था। हम सब जानते हैं नाको के बारे में, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको का निर्माण इसलिए किया गया था, नाको इसलिए बनाया गया था ताकि एड्स को बढ़ने से रोका जा सके है एंड एड्स को कंट्रोल किस प्रकार से किया जा सकता है उसके लिए नाको बनाया गया था। फिर हम बात करते हैं एड्स प्रोग्राम की फेज के बारे में। इंडिया में एड्स का जो प्रोग्राम है वो फेज वाइज चलाया गया था। फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फेज। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की पहली फेज 1992 से लेकर 1999 तक, 1992 से 1999 तक। फिर सेकंड फेज स्टार्ट हुई थी 2000 से लेकर 2005 तक। फिर थर्ड फेज स्टार्ट हुई थी 2006 से लेकर 2011 तक। फिर फोर्थ फेज 2012 से लेकर 2017 तक। 17 के बाद में एड्स की ट्रीटमेंट गाइडलाइन चेंज हुई है। अब हम 2018 से एड्स की रिवाइज ट्रीटमेंट गाइडलाइन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो ये एड्स की प्रोग्राम की कुछ फेजेस के बारे में हो गया। ये जो पहला पॉइंट है ये अपने CHO एग्जाम के अंदर भी पूछा हुआ है कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था। 1992 के अंदर फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इन शॉर्ट में हम इसके अंदर डिस्कस करें एड्स का डायग्नोसिस, कि एड्स प्रोग्राम के तहत एड्स का हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं RNT एड्स के अंतर्गत। तो डायग्नोसिस ऑफ एड्स का डायग्नोसिस। एड्स के डायग्नोसिस की हम दो गाइडलाइन पढ़ेंगे। एक गाइडलाइन हम पढ़ेंगे एडल्ट एंड चिल्ड्रन जिनकी एज 18 महीने से ज्यादा हो, और एक हम पढ़ेंगे इन्फेंट या न्यूबॉर्न बेबी या चिल्ड्रन जिनकी एज 18 महीने से कम हो। ये दो ट्रीटमेंट डायग्नोसिस हम एड्स के बारे में पर डिस्कस करेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं एड्स का डायग्नोसिस इन एडल्ट इन चिल्ड्रन एज मोर देन 18 मंथ। एडल्ट में या एडोलेसेंट में या प्रेगनेंसी में किसी में भी एड्स का डायग्नोसिस करने का तरीका क्या है, हम कैसे डायग्नोस करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 किट यानी 2 टेस्ट या 3 टेस्ट का यूज करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है एडल्ट एंड चिल्ड्रन के अंदर एड्स का डायग्नोसिस। उसके लिए हम या तो 2 किट यूज करते हैं यानी 2 टेस्ट या 3 टेस्ट या 3 किट यूज करते हैं। मानो किसी को सिम्टम्स आ रहे हो एड्स के, जैसे वेट लॉस हो रहा हो, अनएक्सप्लेन्ड डायरिया हो रखा है, या फिर अनयूजुअल
फीवर वगैरह भी आ रहा हो बॉडी के अंदर, या फिर कोई तरह इम्यूनिटी पावर लो हो रही है बंदे की, उसको हम कहते हैं सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक पर्सन के अंदर अपन 2 टेस्ट करते हैं, मतलब एक ब्लड सैंपल लेते हैं बंदे का और 2 बार टेस्ट करते हैं, और दोनों टेस्ट में पॉजिटिव आने पर ही बंदा एड्स कंफर्मेटरी माना जाएगा। 3 टेस्ट उसमें करते हैं, जैसे नॉर्मली कोई बंदा है वो अपना एड्स का डायग्नोसिस कराना चाहे तो उसके 3 सैंपल लेंगे, सेम ब्लड से 3 टेस्ट किए जाते हैं, और तीनों टेस्ट पॉजिटिव आने पर या फिर लास्ट 2 टेस्ट पॉजिटिव आने पर ही बंदे को कंफर्मेटरी ऑफ एड्स माना जाएगा। एड्स के डायग्नोसिस के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 तरह के टेस्ट प्रिफर करती है। एक है रैपिड टेस्ट, जिनको हम एलिजा के नाम से जानते हैं, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, और कंफर्मेटरी करने के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का यूज करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट तो एडल्ट एंड चिल्ड्रन के अंदर एड्स का हम डायग्नोसिस ऐसे करते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ डिस्कस करें कि न्यूबॉर्न बेबी या फिर एक प्रेग्नेंट लेडी जिसको एड्स था और उनसे बर्थ लेने वाले बच्चों में या फिर 18 महीने तक के बच्चों में एड्स का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो चिल्ड्रन एज लेस देन 18 मंथ, उनमें एड्स का डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी को यदि एड्स हो तो उनसे बच्चे जो भी बर्थ लेते हैं उनके अंदर प्रेग्नेंट लेडी की एंटीबॉडीज, HIV की एंटीबॉडीज है, वो ऑटोमेटिकली बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगी, और न्यूबॉर्न बेबी को यदि हम टेस्ट कराएंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। 9 से लेकर 12 महीने तक वो टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। इसलिए न्यूबॉर्न बेबी के अंदर HIV यदि हम टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि मां से एंटीबॉडीज होती है वो ट्रांसफर प्लेसेंटा के थ्रू बच्चों के अंदर हो जाती है। तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, DNA PCR टेस्ट करते हैं। ये एक रिलायबल टेक्निक है, DNA PCR टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, HIV की एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट के द्वारा। बच्चों के अंदर हम इस प्रकार से डायग्नोसिस करते हैं। तो एडल्ट में एलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लॉट किया जाता है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर यानी 18 मंथ से कम बच्चों के अंदर DNA या DNA PCR टेस्ट के रूप में हम कंफर्मेटरी के रूप में कंसिडर करते हैं। तो हमारा एड्स का डायग्नोसिस हो गया, हमने डायग्नोसिस पॉइंट डिस्कस कर लिया इन शॉर्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं एड्स की ट्रीटमेंट गाइडलाइन। एड्स की ट्रीटमेंट गाइडलाइन हम क्या होती है और किस प्रकार से अपन फॉलो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ट्रीटमेंट गाइडलाइन 2018 से रिवाइज्ड हो चुकी है और हमें करंट गाइडलाइन के बारे में ही फोकस करना है। तो एड्स का ट्रीटमेंट गाइडलाइन एड्स की। अब हम ट्रीटमेंट गाइडलाइन को भी 2 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट गाइडलाइन इन एडल्ट, वयस्क, किशोरावस्था एंड चिल्ड्रन, उनमें हम ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या फॉलो करते हैं। एक हम ट्रीटमेंट गाइडलाइन पढ़ेंगे प्रेग्नेंट लेडी को यदि एड्स हो तो क्या ट्रीटमेंट गाइडलाइन, और एक हम डिस्कस करेंगे न्यूबॉर्न बेबी, इन्फेंट या न्यूबॉर्न बेबी के अंदर एड्स की क्या ट्रीटमेंट गाइडलाइन हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडल्ट एंड एडोलेसेंट या चिल्ड्रन के अंदर ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या होती है। जैसे ही किसी बंदे को एड्स डिटेक्ट हो जाता है कंफर्मेटरी टेस्ट के द्वारा, उस बंदे को ART सेंटर रेफर किया जाता है, जहां पे अपन एड्स की ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। ऐसे बंदे के अंदर एड्स की ट्रीटमेंट गाइडलाइन स्टार्ट करने का तरीका क्या है। पुरानी गाइडलाइन 2015 से पहले या 17 से पहले हम फॉलो करते थे, उसमें यह था कि चूंकि एड्स होता है वो हमारी T4 सेल्स, जिनको दूसरे नाम से कहते हैं CD4 सेल्स, उनको प्रभावित करता है। तो पुरानी ट्रीटमेंट गाइडलाइन, पॉइंट शुड बी रिमेंबर, पुरानी ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या कहती थी, यदि T4 की संख्या कम होती है तभी हम एड्स का ट्रीटमेंट यानी ड्रग्स स्टार्ट करेंगे।
जबकि लेटेस्ट गाइडलाइन, अगेन रिमेंबर, याद रखना, लेटेस्ट गाइडलाइन कहती है कि T4 या CD4 की संख्या कितनी भी हो, यदि बंदे में एड्स डिटेक्ट हो जाता है तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, CD4 की संख्या को हम नहीं देखेंगे। ये पॉइंट याद रखना। तो एड्स का ट्रीटमेंट हम तुरंत स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही पेशेंट में एड्स कंफर्मेटरी डायग्नोस्ड हो जाता है। CD4 की संख्या से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो करंट ट्रीटमेंट गाइडलाइन में हम क्या करते हैं, जो थेरेपी देते हैं उसको हम, जैसे ऑलरेडी हम जानते हैं, एडल्ट की हम बात कर रहे हैं, एडल्ट एंड चिल्ड्रन के अंदर ट्रीटमेंट गाइडलाइन की हम बात कर रहे हैं। तो एडल्ट एंड चिल्ड्रन में अंदर जो थेरेपी दी जाती है वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स, उसको हम ART थेरेपी कहते हैं, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीट थेरेपी, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जिसको कॉमनली आजकल हम कहते हैं हार्ट थेरेपी, हार्ट, HAART, H फॉर हाईली, A फॉर एक्टिव, और ART हम जानते हैं एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, हार्ट थेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर पुरानी गाइडलाइन में क्या था कि सिंगल ड्रग्स देते थे, जबकि लेटेस्ट गाइडलाइन के अंदर फर्स्ट लाइन या हार्ट थेरेपी के अंतर्गत हम ट्रिपल ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ART जो होती है या हार्ट थेरेपी है वो ट्रिपल ड्रग्स, 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन प्रिफर किया जाता है। वो 3 ड्रग्स कौन कौन से हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल हम बात करें TDF प्लस दूसरी ड्रग है 3TC प्लस EFV, ये शॉर्ट फॉर्म में ड्रग्स के। TDF का मतलब होता है टीनोफोविर, टीनोफोविर। 3TC का मतलब होता है लेमिवुडिन, और EFV का मतलब होता है इफाविरेन, इफाविरेन ड्रग होती है। यानी 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। यदि कहीं पर टीनोफोविर मौजूद नहीं हो तो उसकी जगह हम AZT जिडोवुडिन ड्रग्स भी दे सकते हैं। कहीं पर EFV मौजूद नहीं हो तो हम लोपिनाविर ड्रग दे सकते हैं। कहने का मतलब है 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। प्रेफर ये 3 ड्रग्स को प्रेफर किया जाता है, TDF, 3TC और EFV, टीनोफोविर, लेमिवुडिन एंड इफाविरेन ड्रग्स को प्रेफर किया जाता है। अब ये ड्रग्स लेने का तरीका क्या होता है? बंदे को क्या करते हैं, 1 महीने के ड्रग्स यूजली दे देते हैं। 1 महीने की ड्रग्स, जैसे बंदा एड्स ट्रीटमेंट के लिए आता है, 1 महीने की ड्रग्स उसको दे देते हैं। उसको क्या कहेंगे, ये तीनों ड्रग्स होती है वो एक टेबलेट के रूप में होगी, एक कैप्सूल के रूप में होगी। एक कैप्सूल में तीनों ड्रग्स मिक्स की हुई होगी। इसको यूजली रात को सोते समय, नाइट टाइम हम प्रिफर करते हैं। जैसे हम डिनर करते हैं, डिनर करने के 1 से 2 घंटे के बाद में इस ड्रग्स को लिया जाता है ताकि उसके साइड इफेक्ट कम देखने को मिले। तो कंटिन्यूअसली 1 महीने की थेरेपी या 1 महीने की ड्रग्स उस बंदे को दे दिया जाएगा। 1 महीने बाद बंदा वापस ART सेंटर आएगा, अपना चेकअप कराएगा, वेट कराएगा, और वेट चेकअप कराकर उसको वापस नेक्स्ट महीने की ड्रग्स प्रेफर कर दी जाती है। और हर महीने इस प्रकार से कंटिन्यूअसली वो ट्रीटमेंट लेता है। अब क्या होता है कि बंदे में वापस डायग्नोसिस हम क्या करते हैं, वायरस लोड कब देखते हैं या CD4 की संख्या काउंट कब करेंगे। जैसे ही बंदा 6 महीने तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर लेता है, 6 महीने के बाद में उनमें वापस CD4 की संख्या के लिए टेस्ट कराया जाता है, और 9 महीने बाद में उनमें वायरल लोड का टेस्ट कराया जाता है कि वायरस लोड कम हुआ कि नहीं हुआ, या ट्रीटमेंट इफेक्टिव है कि नहीं है, ये हम चेक करते हैं। तो एडल्ट में हमने पढ़ लिया ट्रिपल ड्रग्स देते हैं, एडल्ट में, एडोलेसेंट में, चिल्ड्रन में ट्रिपल ड्रग्स का कॉम्बिनेशन जो कि एक सिंगल टेबलेट के रूप में या कैप्सूल के रूप में आती है, उसको हम प्रेफर करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में यदि एड्स हो जाए, एड्स इन प्रेगनेंसी, तब हम उसके लिए क्या ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉलो करते हैं।
अर्ली प्रेगनेंसी में यदि पता चल जाए कि लेडीज को एड्स है, तो एड्स का ट्रीटमेंट 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट कर देते हैं। मोस्टली लेडीज 14 सप्ताह के दौरान ही फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप के लिए आती है। उसी दौरान यदि एड्स का यदि पता चल जाता है तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी को भी ट्रिपल ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा सेम, और वो ड्रग्स भी सेम होगी। सेम ड्रग्स मतलब वही TDF प्लस 3TC प्लस EFV, ये तीनों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा प्रेग्नेंट लेडी को। ये ड्रग्स प्रेगनेंसी के दौरान चलेगी, डिलीवरी के दौरान भी देंगे, और डिलीवरी के बाद में भी कंटिन्यूअस, लैक्टेशन के बाद में भी ये ड्रग्स कंटिन्यूअसली चलेगी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। तो ये प्रेगनेंसी के अंदर ड्रग्स के बारे में गाइडलाइन हमें पता चल गई। अब क्या होता है कि माँ से बच्चे में एड्स ना हो, या फिर जैसी लेडीज जिनको एड्स था, प्रेग्नेंट हुई और उनके बच्चों में एड्स हो सकता है, तो उनको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए न्यूबॉर्न बेबी में ड्रग्स थेरेपी हम क्या फॉलो करते हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट गाइडलाइन इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर हम एड्स के लिए क्या ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ एड्स इन न्यूबॉर्न बेबी, या फिर प्रिवेंशन ऑफ एड्स इन न्यूबॉर्न बेबी। कि माँ को यदि ड्रग्स दे रहे हैं तो बच्चों में एड्स ना हो, या फिर बच्चों में एड्स को कंट्रोल करने के लिए न्यूबॉर्न बेबी के लिए अपन क्या ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यदि अर्ली प्रेगनेंसी में एड्स का पता चल जाता है, अर्ली प्रेगनेंसी में याद रखना, यानी 14 वीक या 15 वीक या 20 वीक के दौरान, तो अर्ली प्रेगनेंसी में भी एड्स का पता चल जाता है, तो माँ को तो ड्रग्स देंगे, ट्रिपल ड्रग्स। उनसे जितने भी न्यूबॉर्न बेबी बर्थ लेंगे, न्यूबॉर्न, उनको 6 सप्ताह तक नेविरेपिन ड्रग्स देंगे, सिंगल ड्रग्स देंगे नेविरेपिन। जबकि हमने पढ़ा कि प्रेगनेंसी, एडल्ट, एडोलेसेंस, उनमें हम ट्रिपल ड्रग्स देते हैं, जबकि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 6 सप्ताह तक नेविरेपिन ड्रग्स ओरल सिरप आती है, सस्पेंशन आती है, वजन के हिसाब से दिया जाता है, बच्चों के वजन के हिसाब से। यदि बच्चों का वजन 2.5 किलोग्राम, जो कि हम आइडियल बर्थ वेट मानते हैं, 2.5 किलोग्राम से ज्यादा है, तो 1.5 ml सिरप बच्चों को पिलाई जाती है। 1.5 ml का मतलब होता है 15 mg बच्चों को सिरप दी जाती है। तो बच्चों के वेट के हिसाब से हम नेविरेपिन ड्रग्स 6 सप्ताह तक देते हैं। यदि नेक्स्ट पॉइंट, अर्ली प्रेगनेंसी होता है और अर्ली प्रेगनेंसी में एड्स का डिटेक्ट होता है, तो बच्चों को 6 सप्ताह तक नेविरेपिन। यदि कोई लेडीज डिलीवरी के टाइम आती है हॉस्पिटल और उस समय पता चलता है कि उसको एड्स है, या फिर लेट प्रेगनेंसी 30 सप्ताह के बाद में पता चलता है कि उसको एड्स है, तो उनसे जितने भी बच्चे बर्थ लेंगे, उन बच्चों को 12 सप्ताह तक से नेविरेपिन ड्रग्स देंगे। नेविरेपिन ड्रग्स, वो भी वजन के हिसाब से ओरली सस्पेंशन सिरप के रूप में दिया जाता है। उसके बाद बच्चों में 6 सप्ताह बाद, 12 सप्ताह बाद, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद और 18 महीने बाद टेस्ट कराते हैं। 6 सप्ताह बाद में पॉजिटिव आता है तो ड्रग्स को कंटिन्यू करेंगे, नेगेटिव आता है तो ड्रग्स को स्टॉपेज कर दिया जाता है। वैसे ड्रग्स को कंटिन्यू कर दिया जाता है क्योंकि हमने पहले भी फर्स्ट क्लास में भी हमने देखा था, प्रीवियस हमने पॉइंट में हमने डिस्कस भी किया था कि बच्चों के अंदर 9 से 12 महीने तक एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ सकती है, इसलिए अपन नेविरेपिन ड्रग्स को यूजली 6 सप्ताह तक देते हैं, फिर अपन टेस्ट के हिसाब से अपन इसको कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। तो हमारी जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की ट्रीटमेंट गाइडलाइन कहती है कि प्रेग्नेंट लेडी को एड्स था और यदि उसको ट्रीटमेंट चल रहा है एड्स का, तो उनसे जितने भी बच्चे बर्थ लेंगे उन बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉपेज नहीं करेंगे। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो कि हम जानते हैं कि 6 महीने तक होती है, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे बच्चों को। उसके बाद में भी फीडिंग 1 साल तक या फिर 2 साल तक करा सकते हैं
वायरल लोड को देखते हुए, वायरल लोड कम है तो हम ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करा सकते हैं बच्चों के अंदर, पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों में 6 महीने तक कराएंगे, ताकि बच्चों के अंदर दूसरी बीमारियां ना हो और माँ से एंटीबॉडीज या पोषण होता है वो बच्चों को मिलता रहे। तो एड्स की ट्रीटमेंट गाइडलाइन न्यूबॉर्न बेबी में भी हमने पढ़ ली। 3 तरह की ट्रीटमेंट गाइडलाइन पढ़ी, एडल्ट के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर एंड न्यूबॉर्न बेबी के अंदर एड्स की ट्रीटमेंट गाइडलाइन। नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करें। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, चूंकि हेल्थ वर्कर सबसे ज्यादा रिस्क रहते हैं एड्स को प्राप्त करने में, और उसमें भी नर्सेज आर हायर रिस्क, क्योंकि हम डायरेक्टली पेशेंट केयर से रिलेटेड होते हैं, तो हमें रिस्क ज्यादा होती है एड्स होने की। वो भी रिस्क कब होती है, स्पेशली जब हम नीडल को वापस रिकैप करते हैं। एड्स पेशेंट को हमने इंजेक्शन लगाया, उसके बाद में सिरिंज को वापस रिकैप करते हैं नीडल को, उस दौरान नीडल स्टिक इंजरी के दौरान हमें एड्स होने के चांसेस हो सकते हैं, स्टिक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कितने % चांसेस है नीडल स्टिक इंजरी के दौरान? तो हम बात करते हैं, यदि एड्स की हम बात करते हैं तो एड्स की नीडल स्टिक इंजरी के चांसेस रहते हैं, रिस्क फैक्टर होता है 0.3%। जबकि हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन SBS की हम बात करें, उसके चांसेस होते हैं 9 से लेकर 30% तक। और एक है हेपेटाइटिस सी वायरस, उसकी हम बात करते हैं तो 1 से लेकर 1.8% रिस्क फैक्टर होते हैं हमें नीडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस। तो हम बात करते हैं एड्स के बारे में। एड्स पेशेंट की हम केयर कर रहे हैं, और नर्सेज आर गिफ्ट ऑफ गॉड, जो नर्सिंग का मतलब ही होता है पालन पोषण करना, केयर करना। हम पेशेंट की दिन रात सेवा करते हैं, और एक्सीडेंटली हमें नीडल स्टिक इंजरी हो जाए और वो पता चले कि पेशेंट एड्स पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही कोई भी नीडल स्टिक इंजरीज होती है, चाहे वो एड्स हो या कोई भी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? जैसे ही नीडल स्टिक इंजरी होती है, सबसे पहले हमें माइल्ड सोप एंड वाटर के साथ में हाथ को अच्छे से धो देना। कॉमनली हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, कुछ भी पिन चुभती है मुंह में पे हाथ डाल देता है कि तो पता नहीं सलाइवा होगा, वो ऑटोमेटिक क्लॉट कर देगा, ब्लड रुक जाएगा। ऐसा नहीं करना है। या फिर क्या होती है, जैसे नीडल स्टिक इंजरी होती है, हम क्या करते हैं, ब्लड को स्क्वीज करके निकाल देते हैं। ये प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। नीडल स्टिक इंजरी साफ पानी के साथ में, साबुन के साथ में हम हाथ धो ले अच्छे से। उसके बाद में क्या करेंगे, अपने हायर बंदे, ड्यूटी पे जो हायर बंदे हैं या इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है, उसको इन्फॉर्म कर देंगे। और पता चलता है कि पेशेंट को एड्स होता है, तो हमें क्या करना होगा, 2 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट स्टार्ट। इंजरी हमें हुई है तो ट्रीटमेंट आइडियली कब स्टार्ट कर देना चाहिए? आइडियल की हम बात कर रहा हूँ, आइडियली ट्रीटमेंट 2 घंटे के अंदर स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हम बात करते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्टिक। हेल्थ वर्कर होते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्टिक में मोस्ट कॉमन नीडल स्टिक इंजरी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं हमें। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट एड्स का कब स्टार्ट कर देना था? आइडियली 2 घंटे के अंदर। मैक्सिमम डिले कर सकते हैं हम 72 घंटे के अंदर। ये 2 घंटे में ड्रग्स अवेलेबल नहीं है तो 72 घंटे में, जैसे हम जैसलमेर के या फिर कहीं दूर दराज गाँव में ड्यूटी कर रहे हैं, वहां एड्स नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, तो 2 घंटे में तो हमें ड्रग्स मिलेगी नहीं। तो आइडियली ट्रीटमेंट 2 घंटे में, मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, ट्रीटमेंट में हम लेंगे क्या क्या ड्रग्स लेंगे? तो जैसे नीडल स्टिक इंजरी के चांसेस होते हैं तो 28 दिन का कोर्स होता है, 28 डेज का। उसमें भी ट्रिपल ड्रग्स दी जाएगी उनको भी। अब सिंगल ड्रग्स का जमाना गया, ट्रिपल ड्रग्स दी जाती है ताकि रेजिस्टेंस कम हो और ड्रग्स ज्यादा इफेक्टिव हो, वायरल लोड को जल्दी से कम किया जा सकता है। तो बंदे को ट्रिपल ड्रग्स, वही सेम ड्रग्स दे सकते हैं या फिर ड्रग्स को थोड़ा चेंज भी किया जाता है, पर ट्रिपल ड्रग्स का कॉम्बिनेशन देंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्टिक के अंदर। यूजली 28 डेज तक हमें ट्रीटमेंट चलाना चाहिए। अब हम लास्ट पॉइंट की डिस्कस करें
चूंकि एड्स को स्लिम डिजीज कहते हैं या वास्टिंग सिंड्रोम भी कहा जाता है, क्योंकि एड्स के कारण हमारी इम्यूनिटी पावर कम होती है, और जैसे ही बंदे की इम्यूनिटी पावर कम होती है तो कई सारे मेहमान आके हमारे घर में ठहर जाते हैं और परमानेंटली रहना स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता चलता है कि घर की सिक्योरिटी कम हो गई है, जाओ और उन पे अटैक करो। तो एड्स के कारण जब इम्यूनिटी पावर कम होती है तो दूसरे इन्फेक्शन अटैक कर लेते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये एड्स के साथ में गिफ्ट के रूप में मिल सकते हैं बंदे को। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करते हैं, इंडिया में एड्स के साथ में कौन सा अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन कॉमन है। और इंडिया में एड्स के साथ में है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। जबकि वर्ल्ड लेवल की हम बात करें, डेवलप्ड कंट्री की हम बात करें तो पीसीपी, न्यूमोसिस्टिक कैरिनी निमोनिया, न्यूमोसिस्टिक कैरिनी निमोनिया, न्यूमोसिस्टिक कैरिनी निमोनिया कॉमन होता है एड्स के साथ में। तो याद रखना, किसी बंदे को यदि एड्स के साथ में अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन भी है या पहले से इन्फेक्शन हो रखा है और एड्स का बाद में पता चलता है, तो पहले हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में एड्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। जैसे ही बंदे में निमोनिया का पता चला कि निमोनिया है, तो पहले निमोनिया का ट्रीटमेंट दो, थोड़ी कंडीशन स्टेबल होती है, फिर एड्स का ट्रीटमेंट। इसी प्रकार से टीबी यदि है तो पहले टीबी को ट्रीट करें कुछ दिनों तक, कुछ महीने तक, कुछ सप्ताह तक, स्टेबल होती है कंडीशन, उसके बाद एड्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। टीबी के लिए कॉमनली ड्रग्स आइसोनियाजिड हम यूज करते हैं, या कि हम जब टीबी पढ़ेंगे तो उसमें जो ड्रग्स थेरेपी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। निमोनिया के लिए, न्यूमोसिस्टिक कैरिनी के लिए या फिर अदर अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन के लिए यूजली कोट्राइमेक्सोल जो ड्रग्स होती है वो हम प्रिफर करते हैं। इस प्रकार से हमने पढ़ा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और ट्रीटमेंट गाइडलाइन। अब हम वापस शॉर्टली रिवाइज करें कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने इसमें 3 चीजें पढ़ी। पहला चीज हमने पढ़ा कि एड्स को डायग्नोस कैसे करते हैं, हाउ टू डायग्नोस। तो एड्स का डायग्नोसिस हमने पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा एड्स का ट्रीटमेंट गाइडलाइन, कि एडल्ट में, न्यूबॉर्न बेबी में और प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या होती है। तीसरा हमने पढ़ा पोस्ट एक्सपोजर हो जाए तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट गाइडलाइन करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन। तो ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त हो गया। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपको कोई क्वेरी हो और फर्दर जानकारी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।